भूटान आधिकारिक तौर पर किंगडम ऑफ भूटान एक एन्क्लेव देश है जो दो विशाल देशों भारत और चीन से घिरा हुआ है। इसमें ज्यादातर हाईलैंड्स हैं। द किंगडम कवर्स मेनी ऑफ द हिमालय रेंज पासेस। भूटान एक संवैधानिक राजतंत्र है where the king is the head of state and executive power is vested in the cabinet, headed by the prime minister. भूटान की आबादी लगभग 7 लाख है। किंगडम ऑफ भूटान मुख्य रूप से बुद्धिस्ट कंट्री है जहां अल्पसंख्यक हिंदू धर्म का पालन करते हैं। In this video I will tell you some reasons why Bhutan is a truly and unique country in the world. So let's get started. Number 1. Bhutan adopts the policy of high value low impact tourism. भूटान के लोग जानते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड टूरिज्म उनके यूनिक लैंडस्केप और कल्चर को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए भूटान टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए एक सस्टेनेबल अप्रोच अपनाता है। इसे हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट टूरिज्म कहा जाता है। भूटान की यात्रा के लिए भारत के सिटीजन्स को छोड़कर इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को मिनिमम फी पे करना आवश्यक है। यदि आप यहाँ लो सीजन यानी जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, अगस्त और दिसंबर के महीनों के दौरान विजिट करोगे तो आपको एक रात के $200 पर पर्सन फी पे करनी होगी और हाई सीजन यानी मार्च, अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों के दौरान पर नाइट $250 पर पर्सन फी पे करनी होगी। यह भूटान को सबसे विशिष्ट स्थलों में से एक बनाता है। If you are not likely to travel cheaply and you won't find budget backpacker style travel in this kingdom, यही कारण है कि इस देश में पर्यटकों की संख्या ज्यादा नहीं होती है। The minimum daily fee covers almost everything. Accommodation, food, transportation, entry fees, and a guide are all included, so it's still money well spent. Number 2. National happiness is officially measured. भूटान के लोग खुशी को बहुत सीरियसली लेते हैं। इस फैक्ट के बावजूद कि भूटान एशिया में सबसे कम विकसित देशों में से एक है, गवर्नमेंट अभी भी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP के बजाय ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस यानी GNH को प्राथमिकता देती है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट स्पष्ट रूप से समझती है कि अमीर होने का मतलब खुश होना नहीं है। GNH को 1972 में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि वो देश की अर्थव्यवस्था को सस्टेनेबल वे से विकसित करना चाहते थे। Unlike GDP, GNH stresses the importance of living harmony with nature and traditional values. इसके 4 स्तंभ हैं: टिकाऊ और समान सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन, और सुशासन। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 में इस विचार को पेश किया, अपने सदस्य देशों को भूटान के उदाहरण का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया और खुशी को फंडामेंटल ह्यूमन गोल कहा। Number 3. The only carbon negative nation in the world. भूटान न केवल दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है, बल्कि सबसे हरे भरे देशों में से भी एक है। देश का 70% से अधिक भाग फॉरेस्ट से कवर्ड है। The Constitution requires that at least 60% of the land remain forested for future generations. दुनिया के कई अन्य देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भूटान पहले से ही कार्बन न्यूट्रल और यहाँ तक कि कार्बन नेगेटिव भी है। वास्तव में यह साम्राज्य दुनिया का पहला और एकमात्र कार्बन नेगेटिव राष्ट्र है। इसका मतलब है कि आप इस खूबसूरत देश की यात्रा करते समय प्रिस्टीन नेचर का आनंद ले सकते हैं। Number 4. It is one of the few countries without traffic lights. यह शायद भूटान के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपको बता दें कि इस पूरे देश में आपको कोई ट्रैफिक लाइट नहीं मिलेगी, यहाँ तक इसकी राजधानी थिम्फू में भी नहीं, जहाँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। Yet it is amazing that traffic is still orderly and efficient. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस देश में ट्रैफिक को डायरेक्ट और कंट्रोल करने के लिए प्रमुख चौराहों पर बूथ जैसी स्ट्रक्चर्स में खड़े पुलिसकर्मी होते हैं। थिम्पू में एक दिन के लिए ट्रैफिक लाइट का एक सेट इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उन्हें हटा दिया गया क्योंकि स्थानीय लोगों ने कंप्लेंट की कि उन्हें ट्रैफिक लाइट बदसूरत लगती है और वे अभी भी पुलिसकर्मियों को पसंद करते हैं। Number 5. It is mandatory for the Bhutanese to wear their national costume. 1990 के दशक में राजा ने सभी भूटान के लोगों को पोशाक और आचरण सहित पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करने का आदेश दिया। As a result, riots erupted in the Nepalese community. इसके कारण नेपाली मूल के 1 लाख भूटानी लोगों को जबरन निर्वासित किया गया। नेशनल जियोग्राफिक का कहना है कि इसके लिए भूटानी सरकार की आलोचना की गई थी। अभी भी भूटानी राष्ट्रीय पोशाक पहनने के लिए बाध्य हैं। A judo style suit known as go for men and a silk jacket known as kira for women to work and to monastic buildings. हालांकि जितने भी भूटानी लोगों से मैंने बात की, वे किसी भी तरह से इन नियमों से रिस्ट्रिक्टेड महसूस नहीं करते।
वास्तव में वे अपने राष्ट्र के लिए गर्व से भरे हुए लगते हैं। मैंने थिम्पू शहर में एक पारंपरिक पोशाक की दुकान से केरा खरीदी। यह इतनी सुंदर पारंपरिक पोशाक है और मैं देख सकती हूँ कि स्थानीय लोगों को इस पर इतना गर्व क्यों है। नंबर 6, इट हैज द हाईएस्ट इनक्लाइम्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। भूटान दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत का घर है जिस पर कभी चढ़ाई नहीं की गई। चीन के साथ सीमा पर स्थित गैंगखपुनसम की ऊंचाई 24,836 फीट यानी 7,570 मीटर है और यह दुनिया की 40वीं सबसे ऊंची चोटी है। माउंटेनियर्स ने 1980 के दशक में पहाड़ पर चढ़ने का अटेम्प्ट किया लेकिन फ्रॉस्टबाइट और तेज हवाओं के कारण असफल रहे। 1985 में एक ब्रिटिश माउंटेनियरिंग टीम ने कोशिश की थी लेकिन बीमारी के कारण उन्हें हार माननी पड़ी। एक ऑस्ट्रियाई टीम ने अगले साल चढ़ाई की कोशिश की। इन treacherous मॉनसून वेदर, भूटान सरकार ने स्थानीय आध्यात्मिक मान्यताओं के सम्मान में 1994 में 19,685 फीट यानी 6,000 मीटर से अधिक ऊंचे किसी भी पहाड़ पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये पर्वतारोहियों के लिए बुरा लेकिन पहाड़ों के लिए अच्छा है। भूटान के लोग मानते हैं कि ऊंचे पहाड़ आत्माओं का निवास स्थान है और गंगखपुएनसम का वास्तव में अर्थ है 3 आध्यात्मिक भाइयों की सफेद चोटी, और वे नहीं चाहते कि उन्हें परेशान किया जाए। 1999 में एक जापानी टीम को चीन की ओर से गंगखपुएनसम पर चढ़ने के लिए चीन से परमिट मिला लेकिन चीन ने भूटान सरकार के समझाने पर परमिट वापस ले लिया। Since mountaineering is no longer allowed, it is likely that Gangkhapunirsam will stay unclimbed forever. Number 7, one of the most dangerous airports in the world, flying into the Kingdom of Bhutan might get your heart thumping. क्योंकि 5,500 मीटर यानी 18,000 फीट ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक गहरी घाटी में स्थित देश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पारो एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक के रूप में जाना जाता है। केवल क्वालिफाइड पायलट्स ही इस एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं और कठिन इलाकों में नेविगेट कर सकते हैं। नैरो रनवे और पहाड़ी इलाका होने के कारण इस किंगडम में केवल दिन के उजाले के दौरान ही उड़ान भरी जाती है। ये एयरपोर्ट लैंड करने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण स्थानों में से एक होने के बावजूद यह अपने कैप्टिवेटिंग सीनरी के कारण अधिकांश टूरिस्ट के लिए सबसे यादगार उड़ानों में से एक है। Get yourself a window seat if you want to get a glimpse of the breathtaking Himalayan range. Number 8, phallic images are almost everywhere. भूटान के सबसे हिलेरियस फैक्ट्स में से एक यह है कि भूटानी केवल phallic symbol से obsessed हैं। भूटान में घरों की दीवारों पर और मंदिरों और अन्य मोनास्टिक बॉडीज पर पेंटेड phallic symbols का मिलना आम बात है। Yes, I'm talking about explicit images of penises complete with hairy testicles and layers of foreskin tucked around them. भूटान के लोगों के लिए phallus केवल गुड लक का संकेत है और बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। This belief traces its roots back to the 14th century जब डिवाइन मैडमन द्रुक्पा कुंडली ने राक्षसों से लड़ने और जनता को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने के लिए अपने पेनिस के जेनरस यूज किया। एक परोपकारी के रूप में, as a philanderer, the revered Lama preached in the way unlike the stiffness of the society at the time and dramatized the teachings using outrageous sexual humor. कुछ लोगों का तो यह भी मानना कि किसी महिला को नकली पीनिसेस से मारने से उसके बच्चे को जन्म देने की संभावना बढ़ जाती है। Number 9, भूटान was the last country to introduce TV. किसी कारण से भूटान में 1970 के दशक तक कोई सड़क, ऑटोमोबाइल, टेलीफोन, डाक व्यवस्था या बिजली नहीं थी। सरकार ने 1999 में टीवी और इंटरनेट पर लगाया बैन हटाया था। भूटान टेलीविजन और इंटरनेट की शुरुआत करने वाले अंतिम कुछ देशों में से एक है। पहली बार भूटान के लोगों ने टेलीविजन और इंटरनेट का आनंद 1999 में लिया था। उसी वर्ष जहां दुनिया भर में 150 मिलियन से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे थे और ब्लूटूथ तकनीक की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में 87% से अधिक भूटान के लोगों के पास सेल फोन है। लीडर्स टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस को पहचानते हैं और ग्लोबल ट्रेंड को बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग और अपनाने को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। नंबर 10, इट हैज नेवर बीन कॉन्कर्ड। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्व में स्थित लगभग 7.8 लाख की आबादी वाला छोटा देश होने के कारण इस पर आक्रमण करना मुश्किल है। लेकिन अंग्रेजों ने 1772 से 1774 तक इस देश पर हमला किया और उन्हें उत्तरी बंगाल में हरा दिया और भूटान साम्राज्य के कुछ महत्वहीन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। हालांकि ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित होने के बावजूद भूटान अभी भी सत्ता पर बातचीत करने में कामयाब रहा। तिब्बत से कोई मदद नहीं मिलने के बाद भूटान के एक रीजेंट ड्रगडेसी, जिसे वेस्टर्न सोर्सेज में देव राजा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 25 अप्रैल 1774 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए।
इन रिटर्न फॉर विदड्रॉइंग ब्रिटिश ट्रूप्स, भूटान साम्राज्य उन्हें 5 घोड़ों का भुगतान करने और उन्हें भूटान में लकड़ी काटने की अनुमति देने पर सहमत हुआ। इस समझौते के बावजूद दोनों देश 1947 तक लगातार सीमा संघर्ष में थे। That's all for today's video. Thanks for watching. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.